एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BHIM 162 भारत का इतिहास 8वीं सदी से 17वीं सदी तक। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने कवर किए हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसके गेस्ट पेपर परचेज करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ सिंपली आप क्लिक करेंगे और इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ सर्च सेक्शन में जाना है और अपना पेपर कोड आपको सिंपली सर्च करना है। उसके जितने भी गेस्ट पेपर अवेलेबल होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 8वीं सदी से 15वीं शताब्दी तक भारत के इतिहास को समझने के लिए शिलालेखों के महत्व की चर्चा की जाए। यानी 8वीं से 15वीं शताब्दी में जितने भारत के इतिहास को समझने में जितने भी शिलालेखों का महत्व रहा उनके बारे में हमें बताना है। शिलालेखों के महत्व को इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है। जब भी आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे उसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, परिचय या भूमिका जिसे आप कहते हैं। उसके बाद बीच में करेंगे मुख्य बिंदु जिसके बारे में आप पूरा डिटेल में लिखेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष और परिचय के बिना आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है, इसलिए जरूर लिखिए। 8वीं से 15वीं शताब्दी तक का काल भारत के इतिहास में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का समय था। इस काल की जानकारी हमें अनेक स्रोतों से मिलती है, जिसमें शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी जब भी हम अपने इतिहास की बात करते हैं, उसकी राजनीति, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को जानने के बारे में, तो हम उसके इतिहासों में सबसे पहले जो स्रोत है उनका अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है शिलालेख। शिलालेख पत्थरों, मंदिरों, स्तंभों, गुफाओं तथा तांबे की पट्टियों पर लिखे गए अभिलेख होते थे। ये अपने समय की घटनाओं का प्रामाणिक विवरण देते हैं, इसलिए इतिहासकार इन्हें विश्वसनीय स्रोत मानते हैं। यानी ये उस समय के पत्थरों पर, मंदिरों पर लिखे गए या फिर जैसे गढ़े गए बोलते हैं, उसको पट्टियों पर लिखा जाता था। इससे क्या होता था कि उस समय की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती थी, इसलिए इतिहासकार इसे बहुत ही विश्वसनीय और महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। शिलालेखों का महत्व, राजनीतिक इतिहास की जानकारी। शिलालेखों से विभिन्न राजवंशों, राजाओं, युद्धों, विजयों तथा राज्य की सीमाओं की जानकारी मिलती है। यानी हमें जो शिलालेख है उनसे राजाओं के बारे में, युद्धों के बारे में पता चलता है। इसके माध्यम से यह पता चलता है कि राजा ने कब शासन किया और उसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही। उदाहरण के लिए चोल, राष्ट्रकूट, पाल, चालुक्य और गढ़वाल शासकों की शिलालेख इसके शासन के विस्तृत विवरण देते हैं। यानी विभिन्न जो शासक हमारे रहे इतिहास में, उनकी जो जानकारी है वो हमें शिलालेखों से मिलती है। उनके विजेता यानी कब तक उन्होंने शासन किया, कैसे शासन किया, इसकी कुछ उदाहरण है चोल, राष्ट्रकूट, गढ़वाल वंश, ये सब। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी। शिलालेखों में भूमि दान, कर व्यवस्था, अधिकारों की नियुक्ति, अधिकारियों जो भी अधिकारी वहां होते थे उनकी नियुक्ति करना, दान करना, भूमि व्यवस्था करना, प्रशासनिक नियमों का उल्लेख मिलता है। यानी इन सभी चीजों के बारे में हमें इसकी जानकारी मिलती है। इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि उस समय शासन कैसे चलाया जाता था और स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका थी। यानी उस समय का जो शासन व्यवस्था है वो कैसी थी और उसमें क्या क्या भूमिकाएं थी, इसके बारे में हमें शिलालेखों से पता चलता है। आर्थिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है। शिलालेख कृषि, सिंचाई, व्यापार, उद्योग, बाजार तथा कर प्रणाली की जानकारी भी देते हैं। कई शिलालेखों में किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों को दिए गए अधिकारों तथा भूमि दान का उल्लेख मिलता है। इससे उस समय की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान लगाया जा सकता है। यानी हम देखते हैं कि इससे हमें कृषि, सिंचाई, व्यापार, उद्योगों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जहाँ व्यापार, जो शिल्पकार हैं, जो भूमि दान करने वाले हैं, उनके बारे में भी पता चलता है। सामाजिक जीवन का ज्ञान, हमें समाज के बारे में कैसे पता चलता है। इन अभिलेखों से समाज की संरचना, जाति व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, शिक्षा तथा विभिन्न समुदाय के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। कई शिलालेखों में दान देने वाली महिलाओं
तथा सामाजिक संस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है। यानी हमें इसमें जाति व्यवस्था, शिक्षा कैसी हुआ करती थी, महिलाएं किस तरीके से काम करती थी, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी, शिलालेखों में मंदिर निर्माण, धार्मिक संस्थाओं, पूजा पद्धति, तीर्थ स्थलों तथा विभिन्न धर्मों के विकास का पता चलता है। इस काल में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के साथ साथ भक्ति आंदोलन के प्रसार की जानकारी भी शिलालेखों से प्राप्त होती है। यानी विभिन्न धर्म और विभिन्न भक्ति आंदोलन जो हुए उनके बारे में भी जानकारी हमें शिलालेखों से मिलती है। भाषा और साहित्य का विकास, इन शिलालेखों ने संस्कृति, प्रकृति, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का पता चलता है। इससे उस समय की लेखन शैली, साहित्य, भाषा के स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। यानी हम उस समय कैसी भाषा इस्तेमाल होती थी, कैसी उनकी बोली थी, कैसे वो उनकी शैली थी लिखने की, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। प्राकृतिक, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ये भाषाओं का विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में हमें उनके साहित्यों से पता चलता है। ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि, इतिहासकार शिलालेखों की सहायता से साहित्य ग्रंथों और विदेशी यात्रियों के विवरण की सत्यता की जांच करते थे। यानी जो हमें विवरण मिलते हैं यात्रियों के, उसकी जांच के लिए भी शिलालेखों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि शिलालेख उसी समय लिखे गए होते हैं, इसलिए उन्हें अधिक विश्वसनीय माना जाता है। क्योंकि शिलालेख जो होते हैं वो जिस समय के होते हैं, जैसे आज हम किसी हिस्ट्री को लिखना चाहें तो वो आज का लिखा हुआ तो अभी का होगा, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है उसका अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन शिलालेख जो है जो उसी समय के होते हैं जिस समय उसके बारे में लिखा जा रहा है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। 8वीं से 15वीं शताब्दी के भारत के इतिहास को समझने में शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत है। इनके माध्यम से उस समय की राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, संस्कृति और भाषाओं के विकास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इतिहास के अध्ययन और प्राचीन भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत करने में शिलालेखों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी 8वीं से 15वीं शताब्दी के बीच शिलालेख इतने महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत माने गए कि उस समय के प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उसके धर्म, भाषा, साहित्य, सबकी जानकारी हमें उससे मिलती है। ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य के उदय एवं विकास पर एक टिप्पणी लिखी। यानी राष्ट्रकूट साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में हमें लिखना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। राष्ट्रकूट साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजवंश था। इस वंश ने लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्षिण और मध्य भारत के बड़े भागों पर शासन किया था। यानी जो राष्ट्रकूट था वो मध्यकालीन भारत का बहुत ही शक्तिशाली वंश था और इसने 8 से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत और मध्य के भागों में शासन किया था। राष्ट्रकूट शासकों ने अपनी सैन्य शक्ति, सुशासन, कला, साहित्य और धार्मिक सहिष्णुता के कारण भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। यानी कला, साहित्य, सुशासन, अपनी अच्छी शक्ति से उन्होंने अपने जो साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी। उसकी राजधानी थी मान्यखेता, जो कि वर्तमान में मलरहेड कर्नाटक में स्थित है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश का वास्तविक संस्थापक जो है दंती दुर्ग को माना जाता है। किसको माना जाता है? दंती दुर्ग को जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने लगभग 1753 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी सबसे पहले जो शासक, जो संस्थापक माने जाते हैं वो दंती दुर्ग को माना जाता है, जिन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया था। दंती दुर्ग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य भारत के कई क्षेत्रों पर अधिकार किया। उनके शासनकाल में राष्ट्रकूट शक्ति का तेजी से विस्तार हुआ। यानी हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी जो शक्ति है उसको बहुत बढ़ाया, अपने क्षेत्र सीमाओं को बहुत बढ़ाया और भारत के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। दंती दुर्ग के बाद उसके चाचा कृष्ण प्रथम ने शासन संभाला। यानी दंती दुर्ग के बाद अगले जो शासक बने वो थे कृष्ण प्रथम। उसने साम्राज्य को और अधिक मजबूत बनाया तथा उनके युद्ध जीतकर अपनी सीमाओं का विस्तार किया। यानी इसमें सीमा विस्तार किया, साम्राज्य को और ज्यादा मजबूत इन्होंने किया। कृष्ण प्रथम ने प्रसिद्ध एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया, जो भारतीय शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। यानी एक बहुत बड़ा उदाहरण जो हम देखते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था।
साम्राज्य का विकास कैसे हुआ? राष्ट्रकूट साम्राज्य का सबसे अधिक विकास ध्रुव, गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष प्रथम के शासनकाल में हुआ था। यानी इन तीनों के काल में सबसे ज्यादा विकास हमें देखने को मिलता है। लाइन वाइज पढ़ेंगे तीनों को। ध्रुव जो 780 से 1793 ईस्वी तक उनका शासन रहा, ने उत्तर भारत तक सफल अभियान चलाए और पाल तथा प्रतिहार शासकों को चुनौती दी। इसमें राष्ट्रकूटों की प्रतिष्ठा पूरे भारत में बढ़ गई। यानी इन्होंने विभिन्न जो शासक मौजूद थे उस समय, जैसे पाल हो गए, प्रतिहार हो गए, इन शासकों से भी लड़ाई की, युद्ध किए, दमदार उनको चुनौती दी और बहुत अच्छा जो प्रभाव है वो राष्ट्रकूटों का सामने आया। गोविंद तृतीय 1793 से 1814 तक इसका शासनकाल रहा। राष्ट्रकूटों का सबसे महान विजेता इसे माना जाता है। उसने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अनेक राज्यों को पराजित किया। इसके समय में राष्ट्रकूट साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया था। यानी अपने राष्ट्रकूट ने अब अपनी सबसे बड़ी सीमा जो है इस समय बना ली थी। एक सेकेंड, ओके, तो सबसे ज्यादा सीमा यहां तक फैला चुके थे। अगला है अमोघ वर्ष प्रथम 1814 से लेके 1878 तक इनका शासन रहा। एक शांति प्रिय विद्यमान शासक ये रहे। इन्होंने युद्ध की अपेक्षा प्रशासन, साहित्य, शिक्षा, धर्म का विकास पर अधिक ध्यान दिया। यानी सीमा विस्तार या प्रशासन से ज्यादा उन्होंने ध्यान शिक्षा, साहित्य और धर्म के विकास में दिया था। उन्होंने कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी, कराई, जो कन्नड़ साहित्य का प्रारंभिक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रकूटों का प्रशासनिक सुव्यवस्थित था, यानी बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से प्रशासन को चलाया गया था। साम्राज्य को कई प्रांतों और जिलों में बांटा गया था। स्थानीय अधिकारियों की सहायता से शासन चलाया गया था। यानी कैसे किया जाता था, जैसे छोटे छोटे राज्यों में, अपने पूरे राज्यों को छोटे छोटे भागों में, प्रांतों में, जिलों में बांट देने से क्या होता है, उसके सबके ऊपर एक हेड बना दिया जाएगा और जिससे बिल्कुल ग्रामीण लेवल या फिर हम कहें स्थानीय लेवल तक जो है जानकारी राजा को मिल पाती थी। कृषि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। व्यापार और उद्योग भी अच्छी स्थिति में थे। अरब देशों के साथ समुद्री व्यापार होने से राज्य की आर्थिक रूप से भी समृद्ध बना था। यानी इसकी जो कृषि पद्धति थी वो भी अच्छी थी, उद्योग पद्धति भी अच्छी थी और उनके व्यापार संबंध भी और देशों से काफी अच्छे थे। कला, संस्कृति और धर्म, राष्ट्रकूट शासकों ने कला और स्थापत्य की विशेष संरक्षण दिया है। यानी कला या स्थापत्य में इनका बहुत योगदान है। एलोरा का कैलाश मंदिर उनकी महान उपलब्धियों में गिना जाता है। उन्होंने कन्नड़ और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया। जैन, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति वे सहिष्णु थे, जिन्होंने धार्मिक भाव बना रहा। जैसे धर्म का भी जो प्रसार है हम देखते हैं बहुत अच्छा था। मंदिरों की निर्माण शैली बहुत प्रचुर थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का पतन, तो इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद, इतनी अच्छी धार्मिक व्यवस्था, इतनी अच्छी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के बाद उसका पतन कैसे हुआ? तो 10वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रकूट साम्राज्य थोड़ा सा कमजोर होने लगा। कमजोर उत्तराधिकारी, लगातार युद्ध, सामंतों की बढ़ती शक्ति और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण साम्राज्य का पतन हो गया। यानी जो आगे के उत्तराधिकारी बने उनकी युद्ध पद्धति इतनी अच्छी नहीं थी, वो अपनी शक्ति को बनाए नहीं रख पाए। धीरे धीरे साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया। लगभग 1973 ईस्वी में पश्चिमी चालुक्य शासक तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को पराजित कर उनके शासन का अंत कर दिया। यानी लगभग 1973 में राष्ट्रकूटों का जो है पराजित हो गया और शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। इस वंश ने राजनीतिक शक्ति के साथ साथ कला, साहित्य, स्थापत्य, व्यापार और धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया है। विशेष रूप से एलोरा के कैलाश मंदिर और कन्नड़ साहित्य में उनका योगदान आज भी उनकी महान उपलब्धियों के रूप में याद किया जाता है। यानी हालांकि हम कहते हैं कि बाद में इसका विघटन हो गया, उत्तराधिकारी जो उनके थे वो सही से नहीं चला पाए, लेकिन इससे पहले हम देखें कि एक बहुत गौरवशाली अध्याय के रूप में उभर कर आया है। इनकी कला, साहित्य आज भी प्रासंगिक है। धर्म व्यवस्था इतनी प्रचुर मात्रा में थी, शासन व्यवस्था इतनी प्रचुर मात्रा में थी और इसके प्रमुख जो योगदान है वो है कैलाश मंदिर और कन्नड़ साहित्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भक्ति परंपरा के विकास की चर्चा कीजिए। यानी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भक्ति परंपरा कैसे विकसित हुई इसके बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। भक्ति परंपरा भारत की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में से एक है। यानी भक्ति आंदोलन जितने हुए, भक्ति परंपरा जो हुई वो भारत की सभी धार्मिक सामाजिक आंदोलनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण को बढ़ावा देना है। भक्ति आंदोलन का विकास लगभग 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यानी हम देखते हैं कि 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच इसका बहुत ज्यादा तेजी से विकास हुआ है। इसका उद्देश्य सिर्फ ईश्वर के प्रति सम्मान, श्रद्धा और समर्पण को बढ़ावा देना है, ना कि किसी और आडंबर को अपनाना। इस आंदोलन ने जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया और सभी लोगों के लिए ईश्वर के भक्ति का मार्ग खोल दिया। यानी सभी लोगों को ईश्वर की भक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। धर्म, भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीच की तरफ इन्होंने विरोध किया, इनकी आलोचना की। दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले दक्षिण भारत में होता है। हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है दक्षिण भारत से आंदोलनों की शुरुआत हुई थी, इन परंपराओं की शुरुआत हुई थी। अलवार संत जो भगवान विष्णु के भक्त थे, नैनार संत जो भगवान शिव के उपासक थे। इन संतों ने तमिल भाषा में भक्ति गीत लिखे और लोगों को सरल भाषा में धर्म का संदेश दिया। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैत दर्शन के प्रचार किया, भक्ति को मोक्ष इसका सबसे सरल मार्ग बताया। बसवंतरा ने कर्नाटक में लिंगायत आंदोलन चलाया और सामाजिक समानता पर बल दिया। यानी हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है दक्षिण के भागों में इसका विकास मिला। अलवार, नैना, रामानुजन और बसवंतरा के वर्णन हम देखते हैं यहाँ पे मिलता है। धर्म में सरल भाषा में समझाने का, गीतों के माध्यम से समझाने का प्रयास यहाँ किया गया है। महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र पंढरपुर था। यहाँ भगवान विट्ठल की पूजा की जाती थी। यहाँ पे सबसे ज्यादा पूजा विट्ठल जी की जाती थी। ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी की रचना की थी। यानी जो ज्ञानेश्वर थे उन्होंने मराठी भाषा में लिखा था ज्ञानेश्वरी को। नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ने भक्ति, समानता और मानव सेवा का संदेश दिया था। इन संतों ने जाति भेद का विरोध किया और सभी को ईश्वर का सम्मान भक्त बताया। यानी सभी ईश्वर के लिए सम्मान है, सभी को पूजा का सम्मान अवसर मिलना चाहिए। उत्तर भारत में भक्ति परंपरा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलनों ने समाज सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया। रामानंद ने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। यानी उन्होंने जाति पाति का तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया, आलोचना की, बल्कि जातियों के विभिन्न शिष्यों को उन्होंने पढ़ाया, अलग अलग जातियों के। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को कट्टरता की आलोचना की और ईश्वर की उपासना पर बल दिया है। यानी कबीर जी के दोहे जो हम आज भी जो अपनी हिंदी की किताब है उसमें पढ़ते हैं। रैदास के समानता और प्रेम का संदेश दिया। रैदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, इन सब का जो है योगदान हम देखते हैं कि भक्ति परंपरा में बहुत था। साहित्य के माध्यम से तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके भगवान राम की भक्ति को लोकप्रिय बनाया। वहीं सूरदास ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को सुंदर वर्णित किया है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया। यानी प्रमुख जो है साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज में भक्ति की परंपरा को और ज्यादा विकसित किया था। आगे है पूर्वी भारत में भक्ति परंपरा। दक्षिण में हो गई, फिर धीरे धीरे उत्तर की तरफ चलती गई और पूर्व में कैसे फैली। तो पूर्वी भारत में वैष्णव भक्ति का विशेष विकास हुआ। यानी सबसे ज्यादा वहां वैष्णो जी की पूजा की जाती थी। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल और उड़ीसा के कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने कीर्तन और संकीर्तन के माध्यम से लोगों में भक्ति जोड़ी। यानी कीर्तन या एक साथ कीर्तन, बहुत सारे, जब एक कीर्तन होता है जो छोटे पैमाने पे किया जाता है और एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ने का, भक्ति से जोड़ने का कार्य किया। असम में शंकरदेव ने एक ईश्वरवाद और विष्णु धर्म के प्रचार और सामाजिक एकता पर बल दिया। यानी सिर्फ एक ईश्वर है, एक ईश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर का होना, एक ईश्वर की प्रासंगिकता। ठीक है, अगला है पश्चिम भारत में भक्ति परंपरा कैसे फैली। तो गुजरात और राजस्थान में भी भक्ति आंदोलन का प्रभाव दिखाई दिया। बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि राजस्थान और गुजरात में भी जो है भक्ति आंदोलन फैला था।
गुजरात में नरसिंह मेहता ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, समानता का संदेश दिया। राजस्थान में मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति से पूरे भारत को प्रभावित किया। यानी हम जहाँ हम मीराबाई का नाम पढ़ते हैं, नरसिंह मेहता का नाम पढ़ते हैं, कबीर जी और तुलसीदास जी, जो जिन्होंने भक्ति को एक नया ही रूप गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण पर बल देना, जाति पाति और छुआछूत का विरोध करना, सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को सम्मान मानना, सभी एक जैसे हैं, किसी के साथ भेदभाव ना करना, स्थानीय भाषाओं में भक्ति साहित्य की रचना करना, कर्मकांड और अंधविश्वासों का विरोध, प्रेम, सेवा और मानवता का प्रचार। यानी ईश्वर कि यहाँ पर ईश्वर को माना जा रहा है, परंपराओं को माना जा रहा है, लेकिन अंधविश्वासों, कर्मकांडों और जाति पाति छुआछूत का विरोध किया जाता रहा है। भक्ति आंदोलनों का प्रभाव देख लेते हैं। भारतीय समाज में समानता और भाईचारे की भावना मजबूत हुई। यानी इससे क्या हुआ? जहाँ भक्ति और जहाँ प्रेम, स्नेह की भावना बढ़ी, वहां भाईचारे की भावना ने भी जन्म लिया। क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का विकास हुआ, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा मिला। संगीत, भजन और कीर्तन की परंपरा लोकप्रिय हो गई। हम देखते हैं कि भक्ति का सबसे बड़ा माध्यम आज कीर्तन, भजन या संगीत होता है। और जो हमारे प्रसिद्ध जो साहित्यकार हैं, उन्होंने भी गीतों के माध्यम से लयबद्ध तरीकों से इन्हें प्रस्तुत किया है। लोगों ने सरल और सच्ची भक्ति का भाव विकास दिया। यानी इतनी सरल शब्दों में भक्ति को समझाया है कि लोगों इससे बहुत ज्यादा तेजी से प्रभावित हुए हैं लोग। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। भक्ति परंपरा ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। इस आंदोलन ने लोगों को प्रेम, समानता, सेवा और ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। यानी ईश्वर के प्रति समर्पित होना, समाज संस्कृति क्या होती है, उसकी गहराइयां क्या होती हैं, उसके बारे में समझाया है भक्ति परंपराओं ने। और आज भी कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु और अन्य संतों की शिक्षाएं भारतीय समाज को प्रेरणा देती है। इसलिए भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण और जनहितकारी आंदोलन माना जाता है। यानी इस आंदोलन को बहुत ही महत्वपूर्ण और जनहितकारी माना गया है। यहाँ के इसके जो प्रमुख साहित्यकार थे, कबीर जी हो गए, तुलसीदास, मीराबाई, इन्होंने इतनी सुंदर तरीके से भक्ति को समझाया है इतने सरल शब्दों में कि समाज इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अकबर के अधीन मुगल राजपूत संबंध पर एक निबंध लिखना है। यानी अकबर के जो शासनकाल था उस समय मुगल और राजपूत के संबंध कैसे थे, उसके बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन और प्रस्तावना से शुरू करेंगे। मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 भारत के, यानी इस समय इसका शासनकाल रहा, भारत के महान शासकों में से एक रहा। यानी जो एक प्रसिद्ध शासकों की लिस्ट अगर हम देखें, उसमें जो अकबर है उसका नाम बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। उसने केवल युद्ध के बल पर नहीं बल्कि साझेदारी, सहिष्णुता, मित्रता की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी सिर्फ युद्ध करके उसने नहीं जीता है, बल्कि विवाह, एक जो हम कहते हैं कि अकबर ने बहुत सारे विवाह किए थे अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए। ठीक है, अकबर की सबसे सफल नीतियों में से एक है मुगल राजपूत संबंधों की नीति। यानी विवाह नीति, जो एक मित्रता की नीति थी, वो मुगलों और राजपूतों के बीच बनाकर इसने सबसे बड़ी और सफल नीति के रूप में देखा गया। इस नीति के कारण मुगल साम्राज्य मजबूत हुआ, राजपूतों को भी सम्मान और उच्च पद प्राप्त हुए। अकबर की राजपूत नीति क्या थी? तो अकबर ने समझ लिया था कि भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए राजपूतों का सहयोग बहुत आवश्यक है। उस समय राजपूतों का जो प्रभुत्व है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने युद्ध के साथ साथ मैत्री और सहयोग की नीति भी अपनाई। यानी मित्रता, सहयोग और शिष्टाचार के भाव को भी अपनाया था। उसने कई राजपूत राज्यों के साथ संधि की और उन्हें अपने शासन में सम्मानजनक स्थान दिया। यानी अपनी जो व्यवस्था है उसमें भी स्थान दिया ताकि उनको भी फायदा हो और वो अपनी मैत्रीपूर्ण नीति से अपनी राष्ट्र की सुरक्षा और मैत्रीपूर्ण संबंध से अपने राष्ट्र की सीमाओं को बढ़ा सके। वैवाहिक संबंध, अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया, जोधाबाई, और बाद में हरकाबाई के नाम से उन्हें जाना गया। इस विवाह के बाद आमेर जो है राज्य मुगलों का सहयोगी बन गया। यानी सबसे पहले उन्होंने जो है एक राजपूत की बेटी से विवाह किया, भारमल जी की पुत्री, जिसका जोधाबाई नाम था, बाद में हरकाबाई के नाम से जानी गई। शायद आपने ये सीरियल भी देखा हो, बहुत पॉपुलर हुआ था। तो ये क्या हुआ कि इसमें मुगलों से धीरे धीरे संबंध जो है राजपूतों के बढ़ते गए। बाद, क्योंकि अगर आप
जो वैवाहिक संबंध एक ऐसा संबंध होता है जहाँ आपकी पुत्री गई है वहाँ आप हमला तो करोगे नहीं, ना आपने हमलावरों का जो उस पर हमला करने वाले उसका साथ दोगे। तो इससे क्या होता था, सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत हो जाती थी। बाद में कई अन्य राजपूत राजाओं ने भी मुगलों से मैत्रिक संबंध स्थापित किए। इन विवाहों के कारण दोनों पक्षों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना बढ़ गई। राजपूतों का उच्च पद। अकबर ने योग्य राजपूत सरदारों को सेना और प्रशासन में ऊंचे पद देते हैं। आप देखते हैं कि अकबर के जो रत्न थे, 9 रत्न थे, उन्होंने जो उसमें आधे से ज्यादा तो राजपूत ही शामिल थे। राजा मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल जैसे राजपूतों ने मुगल प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कई युद्धों में सफलता प्राप्त हुई। साम्राज्य मजबूत है, यानी बहुत सारे राजपूतों के योगदान का परिणाम है एक उनका सफल साम्राज्य। धार्मिक सहिष्णुता। अकबर ने सभी धर्मों को सम्मान माना। अकबर ने बाद में हम देखते हैं कि अकबर की जो नीति है उसमें परिवर्तन हुआ। उसने सभी धर्मों को सम्मान माना। उसने तीर्थ कर, जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसने राजपूतों को अपने धर्म और परंपराओं का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता दी थी। बाद में देखते हैं कि जो अकबर है वो जो पूरी स्वतंत्रता दे देता है किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी धर्म में पालन करने की, रीति रिवाजों को मानने की। इसी कारण अधिकांश राजपूत शासकों ने उनका समर्थन भी किया। यानी अगर वो किसी के साथ गलत व्यवहार करता तो कौस विद्रोह की भावना जग सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। महाराणा प्रताप का विरोध। हालांकि अधिकांश राजपूत अकबर के मित्र बन गए, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं किया। यानी सबसे बड़े जो उनके जो स्वीकार नहीं किया वो थे महाराणा प्रताप। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया, जो कि जोधा भाई के बेटा था। मान सिंह जो भतीजा लगता था जोधा भाई का। तो वो उन्होंने क्या किया, मुगल सेना का नेतृत्व किया। युद्ध में महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने जीवन भर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इसलिए मेवाड़ पूरी तरह मुगल नियंत्रण में नहीं रहा। यानी हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप का ही योगदान था कि पूरा मेवाड़ जो है मुगल शासन के अधीन नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने अकबर की मित्रता को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वो चाहता था कि मुगल शासन भारत से खत्म हो जाए। मुगल राजपूत के संबंध का महत्व। अकबर की इस नीति के कई सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। मुगल साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। राजपूतों की सैन्य शक्ति मुगलों को प्राप्त हुई। प्रशासन और अधिक मजबूत हुआ, प्रभावी बना। विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच सहयोग बढ़ा। देश में शांति स्थिरता स्थापित हुई। कला, साहित्य और संस्कृति का भी विकास हुआ। यानी हम देखते हैं कि इससे क्या होता है कि जो एक फायदा तो मुगल को हो ही रहा है कि अब मैत्रीपूर्ण संबंध है, यानी अब लड़ाई में भी उनका सहयोग मिलेगा, सेना में भी सहयोग मिलेगा, साथ ही रक्षा का सहयोग भी उन्हें मिलेगा। साथ ही राजपूतों को भी सहयोग मिलता था, सुरक्षा का, शक्ति का, प्रशासन का उन्हें सहयोग मिलता था, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी छोटा राज्य उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मुगल की एक बहुत बड़ी शक्ति राजपूतों के साथ खड़ी है। ऐसा उस टाइम में आते थे। जाति धर्म के बीच सहयोग भी बढ़ चुका था। शांति स्थिति स्थापित हो चुकी थी। कला, साहित्य, संस्कृति का भी विकास हो रहा था। निष्कर्ष की तरफ पढ़ते हैं। अकबर ने मुगल राजपूत नीति मुगलों और राजपूतों की जो नीति थी वो सबसे सफल और दूरदर्शी नीतियों में से एक थी। उसने बल के बजाय सहयोग, सम्मान और धार्मिक सहिष्णुता का महत्व दिया। इसी नीति से मुगल साम्राज्य को स्थिरता और शक्ति मिली तथा राजपूतों को शासन में सम्मानजनक स्थान भी मिला। यानी मुगलों को भी फायदा हुआ, राजपूतों को भी फायदा हुआ उस समय, और धर्म को भी इसमें प्रभावित हुआ। यानी धर्म पर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चली। यद्यपि मेवाड़ जैसे कुछ राज्यों में स्वतंत्रता बनाए रखने में प्रयास किया, फिर भी अधिकांश राजपूतों और मुगलों के बीच स्थापित सहयोग ने भारतीय इतिहास की राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक समन्वय को नई दिशा दी। हालांकि पूरे सभी जो राजपूत थे उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बना पाए। जैसे महाराणा प्रताप का आपने देखा कि वो महाराणा प्रताप ने उनके आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। बहुत सारे राजपूतों ने स्वीकार नहीं किया और मेवाड़ के बहुत सारे क्षेत्र जो रह गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे हम कहेंगे कि आधे से ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था मैत्रीपूर्ण संबंधों को, और सांस्कृतिक समन्वय को भी एक नई दिशा दे दी थी। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारी
वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जब भी अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो इसी सीक्वेंस में करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन यानी परिचय, उसके बाद मेन बॉडी जो आपकी पूरी जिसमें आप पूरा एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर को, जिसमें कारण परिणाम सब कुछ आप डालोगे। लास्ट लिखोगे निष्कर्ष 4 से 5 लाइनों का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना निष्कर्ष के आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है। इसी सीक्वेंस में लिखने पे जो है आपका एग्जामिनर आपको उसको लगता है कि इसके बारे में आपको डीप नॉलेज है और आप एक सीक्वेंस में लिखते हो तो थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और हमेशा पहले क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ताकि आपकी कॉपी शुरुआत में ही बहुत अच्छी लगे, ठीक है। लास्ट में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको थोड़े कम आते हैं, और लिमिटेड वर्ड्स में करना है ताकि आप पहले 2 या 3 क्वेश्चनों में इतना टाइम ना दो कि लास्ट के क्वेश्चन के लिए टाइम बचे ही ना। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ, वर्ड लिमिट के साथ बहुत अच्छे से पेपर करना है। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेपर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।